तो आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला हिंदी का, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और 3-4 नंबर का कंटेंट उसे बनता है। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। पहला हम वर्णमाला एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो ये जो वर्ड हैं, अक्षर आए कहाँ से हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी इकट्ठा करें तो आप लोग जानते हैं कि पारणी जी जो थे वो शिव की उपासना कर रहे थे। मतलब शिव मतलब भोलेनाथ जी। और फिर शिव जी तो जानते ही हैं, भोले बहुत भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी उपासना से वो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर ना वो अपनी डमरू को ऐसे बजाए। जब डमरू को बजाए ना तो पूरा 14 बार मतलब ऐसे बजाए थे। अब उसको कौन बताया था? पारणी ने। पारणी बहुत चतुर थे। जैसे वो बजाना शुरू किए उसके साउंड को ये अपना लिख लिए उसी तरह से। तो लिखे तो पूरा 14 ठो उनको लिखा, मतलब लिखे। और फिर उन्होंने उसका नाम रखा कि ये महेश जी द्वारा, महेश मतलब शंकर जी द्वारा दिया गया ये साउंड है। मतलब इसको इसीलिए उन्होंने महेश्वर सूत्र रखा, नाम बोला। अब बोलेंगे कि ये महेश्वर सूत्र क्या होता है? महेश्वर सूत्र 14 ठो होते हैं। 14 ठो हम बता दे रहे हैं। आयुड़ ऋलिक एवं एवच हैवर्ट लण इमंगणनम जबई गणदस जब गणदस कपचट तत्व कपई सससर हल। ठीक है, आपके महेश्वर सूत्र। अब इन्हीं महेश्वर सूत्र से 14 महेश्वर सूत्र से आपका 42 प्रत्याहार बनेगा। और इन्हीं 42 प्रत्याहार में आपका जो है अच बनेगा और हल बनेगा। अच कैसे बनेगा? देखिए यहाँ महेश्वर सूत्र है ना, देखो ये आ है और ये जो ये आप चौथा वाला महेश्वर सूत्र देखेंगे तो पहले का पहला अक्षर और चौथे का लास्ट वाला अक्षर लिया गया है। आ और च मिल के अच बना है। इसके बीच में आप देखेंगे तो सारे के सारे स्वर ही बैठे हैं, इसके अलावा कोई नहीं। लास्ट वाला वर्ड छोड़ दिया जाता है। इसी तरह हल देखेंगे तो इस वजह से आपका 5वें का पहला अक्षर देखिए ह है और आपका 14वें का लास्ट अक्षर देखिए ला है। तो ये और ये मिलके हल बना, तो इन्हीं हल को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह से सारे महेश्वर सूत्र से हम बहुत सारे प्रत्याहार बनाए, जिसे 42 प्रत्याहार बनाए हैं। अब इन 42 प्रत्याहार का जो यूज है ना, वो संस्कृत व्याकरण में एज अ फार्मूला, सूत्र के रूप में यूज किया जाता है। और जिससे क्या होता है ना, हमारा पढ़ना याद करना जो होता है आसान हो जाता है। अब इसमें अच और हल हम लोग जान गए। अब एक आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है ये हमको बता दो पहले। तो प्रत्याहार का मतलब होता है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें को कम शब्दों में समेट देना। अब यही तो है, आ और च से लेके अच बना और इसमें इतने सारे वर्ड हो गए, पूरा स्वर के स्वर ही हैं। इसी तरह 42 प्रत्याहार लोग क्या बनाते हैं? स्वर बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, फार्मूलेज बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम लोग वर्ड विचार पे जाएँ, थोड़ा वर्ड पे मतलब ये क्या होता है, तो वर्ड में आपको आएंगे स्वर मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे। स्वर अगर देखें तो अभी हम लोग स्वर के बारे में देखेंगे। इसके पहले देखें, फिर प्रत्याहार समझे कि प्रत्याहार बताओ कितना होते हैं? बोलो 42। हाँ, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। फिर है प्रयत्न। प्रयत्न का होता है 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न पहले होता क्या है इसका डेफिनेशन बता दो। तो डेफिनेशन होता है उच्चारण करने की, वर्डों को उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं ना? प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्डों के उच्चारण करने की चेष्टा प्रयत्न कहते हैं। एक तो हम आंतरिक उच्चारण कर सकते हैं ऐसे, और एक बाह्य उच्चारण। बाह्य उच्चारण मतलब आपको सुनाई देगा। आंतरिक उच्चारण मतलब कहाँ से आ रहा है ये साउंड, वो होता है। जैसे इसमें आंतरिक उच्चारण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक स्पर्श होता है, ठीक है, इसको संस्कृत में स्पृष्ट कहा जाता है। और उसके बाद अर्ध स्पर्श होता है। स्पर्श में आप लोग 25 वर्ड जानते हैं, स्पर्श व्यंजन वही 25 होते हैं। अभी हम बताएंगे उसको डिटेल में। इसके अलावा अर्ध स्पर्श होता है, मतलब सेम अर्ध स्पर्श होता है। अर्ध स्पर्श में आपको जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, य र ल व, तो ये होते हैं। और एक होता है मतलब स्पर्श का मतलब होता है ना, जब आप बोलेंगे इन उच्चारण को तो आपका मुख जो है ना
वो वर्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदर मुंह के पार्ट से आता हुआ आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है। एक होता है समृद्ध। ठीक है। समृद्ध मतलब क्या होता है? समृद्ध मतलब कि आपका मुंह जो है ना पूरा एकदम ऐसे वृत्त की तरह बन जाएगा गोल के। तो ऐसा किस में बनता है? और एक होता है विवृत। विवृत में आपका जो है ना मुंह खोलना पड़ता है। विवृत मतलब ऐसे मुंह खोलना तो ये तो स्वर के लिए यूज किया, जैसे बड़ा बड़ा बोलना हुआ पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। इसके अलावा आपका अर्ध विवृत होता है। अर्ध विवृत मतलब हल्का सा मुंह खोलना पड़ता है। मतलब अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं? ऐसे स जो ऊष्म व्यंजन है वो आते हैं। इसके अलावा आपको संवृत दिखाई देगा। संवृत में मतलब कि आपका मुंह खोलना ही नहीं पड़ता, एकदम क्लोज मुंह होता है। तो कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे तो इसमें कौन सा मुंह खोले? कुछ नहीं खोले, छोटा वाला जो बोलते हैं। इसी तरह बाह्य प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न कई तरह का होते हैं, जिसमें इसमें नाद आता है। नाद को कहते हैं, नाद को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, घोष और अघोष। इसके अलावा आपका अल्प प्राण, महाप्राण क्या है? ठीक है। उसके अलावा आपको संवार विवार दिखाई देगा। जो संवार होता है ना एज समझ लो सघोष, और विवार जो होता है वो होता है एज अघोष व्यंजन। इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट आगे चलेंगे तो बताएंगे, अभी हल्का सा देख लीजिए। तो बाह्य प्रयत्न में ये आते हैं। इसके अलावा उदात्त आता है, अनुदात्त आता है। अब बोलेंगे कि मैम बताइए कि उदात्त और अनुदात्त क्या है? तो उदात्त क्या होता है ना, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में आप जो उच्चारण करते समय वो ऊपर से निकले, मुंह के ऊपर वाले साइड से, तो उन्हें उदात्त कहा जाता है। मुंह के ऊपर वाले साइड से निकलते हैं तो उदात्त कहा जाता है। और इसका कोई पहचान नहीं होता, इसके ऊपर या नीचे कोई भी पहचान लगा नहीं होता, कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता। और अनुदात्त क्या होता है? अनुदात्त उसका उल्टा होगा कि ये कहाँ से निकलेगा? नीचे वाले, मुंह के नीचे वाले साइड से ये वर्ड निकलते हैं। और इसका पहचान होता है ना कि जब ये लिखा रहेगा तो नीचे इसके हल्का सा तिरछी लाइन में ऐसे अंडरलाइन किया गया रहेगा, तो वही होता है उसका पहचान अनुदात्त का। इसके अलावा आपको एक मिलेगा स्वरित। स्वरित क्या होता है कि जब आप इसको बोलेंगे स्वरित को, तो स्वरित में आपको अनुदात्त और अनु का योग होता है। इसका पहचान क्या होता है स्वरित का? स्वरित का पहचान होता है ना कि जब आप इसको लिखेंगे तो इसके ऊपर हल्का सा एक दंडित पाई छोटा सा लगा रहेगा। वो लिखा जब आता है ना तो कुछ इसी तरह होता है। कभी कभी आप लोग गूगल वगैरह पर सर्च करते हैं तो ऐसा कुछ देता है तो सोचते हैं कि ये है क्या, ये उसी फॉर्मेट में लिखा रहता है। ठीक है। इसके अलावा एक त्वरित आता है, तो बोलेंगे ये त्वरित क्या है? त्वरित होता है कि जैसे किसी चीज़ का लय, एक साउंड में आप उस चीज़ गा रहे हैं, कह रहे हैं, उसी को हम लोग स्वरित कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग और ढंग से मतलब बात करें तो पहले हम लोग वर्णमाला किसे कहते हैं? पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। अब वर्णमाला पहुंच गया तो पूछेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछ लिया तो आपको क्या बताना है? ध्वनि बताना है। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बता दो तो तब वर्ड बताना है। कहीं एग्ज़ाम में ऐसी गलती मत कर देना, उसमें लिखित पूछेगा तब वर्ड बताना है, और मौखिक पूछा तो ध्वनि बताना है। ठीक है। नहीं तो ये दोनों ऑप्शन में दे दिया और तुम लगे लोटने वोटने, वहीं कहो मुझको गलत बता दिया गया, तो इसमें तो दोनों आ गया है। कहीं दोनों ये ऑप्शन में अलग अलग दिया रहेगा। ठीक है। और अगर ऐसे भी ऑप्शन बने कि ये दोनों है और ऐसा ना दिए रहे कि लिखित बताइए और मौखिक बताइए अलग अलग, ऐसे कुछ नहीं दिया रहे तो दोनों मार देना, मतलब ये दोनों ऐसे में। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बताओ, तो उस समय आपका शब्द बन जाएगा, क्योंकि शब्द ही तो आपको अर्थ देता है। सार्थक मतलब अर्थ के साथ है। जैसे आप बोले पेन, तो आपके दिमाग में ऐसा बन जाता है अच्छा पेन ये होता है, इसके थ्रू हम लिखते हैं कोई चीज़ को। इसी तरह आपसे एक और बात पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी भावार्थक, मतलब एक पूरा सेंस निकले ऐसी इकाई बताओ। भावार्थक तो वो हो जाएगा वाक्य। जैसे बोले कि वह जाता है,
तो आपको समझ में आ रहा है कि वो जा रहा है भाई, हमारे पास से जा रहा है, बस सीधी सी बात। कुछ और भी आप एक बात और पूछेगा, बोलेगा हिंदी में वर्डों की कुल संख्या कितनी है। अभी लेटेस्ट में जो वर्ड आए हैं तो पूरा अभी में 53 है, 53, और इसके पहले 52 थे। आपको एग्ज़ाम में देखना पड़ेगा कि उसमें 52 दिया है, 53 दिया है। मैक्सिमम नंबर पूछेगा, अगर मैक्सिमम नंबर जो रहे ना, अगर 53 रहे तो आपको 53 मानना है, और 53 ना मिले तो फिर 52 तो लगाना ही लगाना है। इसके अलावा इससे आप पूछ सकता है, इसमें बताओ कि मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर अगर पूछे तो आपको 11 बताना है, 13 नहीं बताना है, मूल स्वर अगर पूछे। अगर कुल स्वर पूछे तो 13 मार देना, उसमें क्या मानना है ना, जो आयोग वाह होता है उसको भी जोड़ा। हालांकि आयोग वाह जो होते हैं ना, जो अंग अह, ये न स्वर की कैटेगरी में होते हैं न व्यंजन की कैटेगरी में होते हैं, इसीलिए इनको छोड़ दिया जाता है। तो इससे बचते हैं हमारे 13 में से 11 स्वर। और अगर पूछ लिया मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजन आपके कितने होंगे, 33 होंगे। कितने होते हैं, 33। और इन 33 में आपका 25 ठो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, और 4 ठो क्या होंगे, आपका अंतस्थ व्यंजन होंगे, और 4 ठे ऊष्म व्यंजन होंगे। अंतस्थ व्यंजन यहाँ अलावा ऊष्म व्यंजन श स स, ठीक है। संयुक्त अक्षर को उसमें नहीं जोड़ा जाता है, द्विगुण व्यंजन को भी नहीं जोड़ा जाता है, उसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। कि मूल वर्डों की संख्या कितनी है, मूल पूछ रहा है तो मूल आपका स्वर ले लो, मूल व्यंजन ले लो, तो 11 और 33 कितना मिलेगा, 44 कुल बन जाएगा। आयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2 है। आयोगवाह तो जानते हो ना, अंग और अह। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसके अलावा पूछेगा आपसे द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है ड़ और एक होता है ढ। जैसे सड़क नहीं लिखा जाता है वो वाला ड़, और ऐसे ढ लिखा जाता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है, जो संयुक्त अक्षर अभी हम लोग नहीं देखे ना, संयुक्त अक्षर जो होते हैं ना 4 होते हैं, छत, त्रंग, ज्ञ और स्र। जो छत्र होता है वो का आधा का होता है, और ये षटकोर वाला स होता है, इससे मिलके बनता है। ये आपसे पूछेगा, यहाँ षटकोर वाला स न दे के तालव्य स भी दे सकता है, इसको मूर्धन्य स कहते हैं। यहाँ इसके अलावा तालव्य स भी दे सकता है, या कोई और सा दे सकता है, नहीं तो इसको पूरा लिख सकता है, इसको भी पूरा लिख सकता है। तो इसको ध्यान रखना है कि इसी फॉर्मेट में जब आएगा तभी हम लोग को उसको लगाना है, ठीक। और इसके अलावा जो त्र है ना, वो आधा ता और र से मिल के बना है, और ज्ञ जो है आधा ज और ञ से मिल के बना है, और स्र जो है ना, ये तालव्य श से और र से मिल के बना है। तालव्य श आधा होगा, यहाँ तालव्य श याद रखना है, और कोई सा नहीं होगा। स्वर पे आ जाते हैं, तो स्वर में पूछेगा ना, हमको बताओ कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। ह्रस्व में आपको 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में आपको 2 मात्रा का समय, प्लुत में आपको 3 मात्रा का, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर के कितने कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर आप बोलेंगे कि 4 होते हैं। कितने, ऐसे गिनो 4। कौन कौन से, छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और एक री। इसी तरह दीर्घ स्वर में जाएंगे तो 4 वो हुए, और 11 होते हैं कुल, 7 ये बचे। तो दीर्घ स्वर कितने होंगे, 7। कौन कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये तीनों जो होते हैं सजातीय स्वर होते हैं, और ए, ऐ, ओ, औ ये क्या होंगे, विजातीय स्वर, मतलब कि इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आपको क्या होगा ना, 3 मात्रा का समय लगता है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे बोलते हैं ओ, म, ओम, ओम जिसे कहा जाता है। या किसी का नाम अगर बुलाते समय ना, आप देख रहे हो बुलाते समय उसको खींच देते हो आ लगा के, जैसे राम बोल रहे हैं राम, पूरा खींच दिए तो उसमें 3 से अधिक मात्रा का समय लग गया। इसी तरह शंभू ऐसे कुछ बुलाओगे तो उसमें भी 3 से अधिक मात्रा का समय लग गया। तो ये एक तो हमारा ये हो गया मात्रा के हिसाब से स्वर कितने प्रकार के होते हैं,
3 प्रकार के हो सकता है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर बताओ कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है कि जैसे जब आप बोलें तो जीभ हल्का सा आगे आ जाए, हल्का सा आगे आ जाता है किस उच्चारण में, जैसे ई और ई से मिला है बना है ए आए, तो इसमें जीभ हल्का सा आगे आ रहा है। अब बोलेंगे मध्य स्वर, तब कौन सा होता है? जो छोटा वाला आ नहीं होता, आ एकदम छोटा वाला, उसको बोलेंगे तो आपका जीभ कहीं नहीं जाएगा, ऐसे एज इट इज़ वहीं रहेगा, तो इसे मध्य स्वर कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि इसे ना उदासीन स्वर भी कहते हैं और इसको शहीद वर्ड भी कहते हैं। एकदम शहीद, एकदम बीच में बैठा है, कौन मतलब नहीं किसी से। और एक होता है पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वर कौन कौन से, बाकी जितने बचे हैं लवारिस, इनको पश्च स्वर में डाल दो। कौन कौन से हैं? बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है, ऊ हो जाएगा, ऊ मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ऊ से ही मिल के बना है ओ और औ, ठीक है, के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर आपका स्वर कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है, एक तो आप मुंह खोलेंगे तो पूरा एकदम पूरा खोलेंगे, विवृत जिसे कहा जाता है, ओपन, हाँ ऐसे। और एक होता है अर्ध विवृत, मतलब हल्का सा खोलेंगे। और एक होता है संवृत, मतलब पूरा बंद कर लेंगे ऐसे और सब क्लोज कर लेंगे। और एक होता है अर्ध संवृत, जिसमें आप क्या करेंगे, मुंह को आधा सा थोड़ा सा खोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे ओपन में क्या आएगा, जिसे विपरीत कहा जाता है। विपरीत में क्या आएगा? बड़ा आ, ऐसे बोला आ, पूरा मुंह खुल जा रहा है ना। इसके अलावा आपको अर्ध विपरीत क्या होता है? तो अर्ध विपरीत में आधा ही मुंह खुलता है। तो कौन कौन सा? जैसे छोटा आ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। ए बोल दिए, ए नहीं आए, अच्छा ठीक है, ए बोल दिए। और ओ नहीं, आओ बोले, आओ, तो आए आओ, इसमें हल्का हल्का खुल रहा है मुंह। अब ज़बरदस्ती खोल रहे हो तो वह अलग बात है। और एक होता है क्लोज। क्लोज मतलब उसको बोलोगे तो ऐसे मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समृद्ध में कैसे कैसे, मतलब आपको मुंह खोलना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा आराम से बोल लोगे, ई उ ओ, उसमें मुंह बंद रहता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा अर्ध समृद्ध, मतलब सेमी क्लोज। सेमी क्लोज में क्या आएगा? ये आता है जो ए नहीं है, ए और औ, ए औ, ये क्या होंगे? अर्ध समृद्ध, ए औ, ठीक है। बताओ अर्ध समृद्ध में कौन आएगा? ए और ओ, ए ओ, ए ओ, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसमें 3-4 प्रकार के नहीं होते, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो बोलोगे आपका ओठ जैसे वृत्त की तरह गोल बन जाएगा, और एक तो गोल नहीं बनेगा। तो इसमें क्या आता है, आप इसको ना जो वृत्त की तरह बनता है उसे वृत्तमुखी कहते हैं, और जो वृत्त की तरह नहीं बनता उसे अवृत्तमुखी, मतलब वृत्त नहीं बन रहा है ऐसा मुख। तो वृत्त कौन बनाएगा? जैसे आप ऊ बोलेंगे, ऊ, ठीक है। इसके अलावा ऊ से ही मिलकर बने वर्ड जो हैं ओ आओ, तो इसमें आपका मुंह कैसे बन रहा है? वृत्त की तरह। और इसके अलावा जितने बचे ना वो अवृत्तमुखी में आएंगे, मतलब कि अ आ ई ए ऐ, ठीक है, ये क्या आएंगे? अवृत्तमुखी में। एक तो आपका अनुस्वार आता है। अनुस्वार की ध्वनि कहाँ से निकलती है? आपके ऐसा हल्का सा नाक से निकलती है, तभी तो उसमें ए एन स्पेलिंग होता है। एन का मतलब ही होता है नोज, हल्का सा वो नोज से निकलेगा। और जो आहा होता है ना, वो हा की हल्का सा साउंड निकालता है, तो इसे विसर्ग कहा जाता है। बाकी इन सब का उच्चारण स्थान हम लोग बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है। आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है। उसमें एक बात बोला गया है कि जो वा होता है, वा को उच्चारण स्थान हम नहीं बताए थे। वा को उच्चारण स्थान कहाँ से निकलेगा? दंत ओष्ठ से। पंचम वर्ड एक होता है आपका
अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है ना, चंद्र बिंदु आता है और वर्ग का पांचवा वर्ण कौन कौन से होते हैं, जिनका स्पेलिंग यन या यम होता है। यन किसका होता है, अंगा का, इया का, ड़ा का, ना का, उसके बाद मा का, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, आपके अनुनासिक आते हैं, ठीक है। अब स्वर तो खत्म हुआ, हम लोग व्यंजन देख लेते हैं। तो व्यंजन में क्या आएगा, व्यंजन में ना आपको 25 स्पर्श व्यंजन दिखाई देंगे। स्पर्श व्यंजन 25 कौन से होते हैं, क वर्ग में क ख ग घ ङ, ये कंठ से निकलता है। च वर्ग में च ज झ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये तालु से निकलता है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ़, ये ऊपर और आएंगे तो आपका जीभ ऐसे बोलते वक्त मुड़ जाएगा, तो मूर्धा से निकलता है, इसको मूर्धा व्यंजन कहते हैं। ट के बाद आएगा त थ द ध न, ये दंत होता है। आगे आएंगे तो जब बोलते हैं तो आपका जीभ दांत को छुएगा, तो इसे दंत व्यंजन कहा जाता है। और उसके नीचे आएंगे तो प फ ब भ म, ये ओष्ठ होते हैं, ऐसे बोलेंगे प फ ब भ, दोनों ओष्ठ आपस में छुएंगे। तो इसीलिए इन वर्णों को उच्चारण में कहीं ना कहीं से कोई आपका मुंह जो या जीभ या कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब अनुभव, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कितनी संख्या होती है, 25। इसके अलावा 4 आपके ऊष्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श श स ह, इन्हें संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। और जो वो 4 आपका अंतस्थ होता है, कौन कौन सा, य र ल व, इसमें आपका या और व जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, या और व को आपका सेमी वॉबल कहा जाता है। अर्ध स्वर। र को क्या कहा जाता है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ला को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है, जब आप बोलते हैं ला को ना, तो उसके उच्चारण के समय आपका जो हवा है वो मुंह के ऐसे साइड से निकलता है, इसीलिए इसे पार्श्विक, मतलब बगल से छूता हुआ निकलता है, इसीलिए उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और स हमें हम लोग देखे थे, तो ह जो था ना, उसको काकल्य व्यंजन कहा जाता है। काकल्य व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कंठ से है, इसीलिए। हम उच्चारण स्थान याद करने का ट्रिक जो है, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, फिर बता रहे हैं। अगर आपको याद करना है तो देख लीजिए, आप उसको याद करेंगे फिर कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक, पूछता है ना, आगत ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। आगत ध्वनियाँ जैसे कुछ से वर्ड आए हैं, उन्हें आगत व्यंजन या आगत वर्ड कहते हैं। अब आगत कैसे कहेंगे, कि जैसे आप ज लिखते हैं ना, ज, और नीचे लिखेंगे ऐसे नुक्ता लगा देते हैं, ऐसे फ लिखते हैं, नीचे नुक्ता लगा देते हैं, तो ये अरबी फारसी के वर्ड हैं, वहाँ से आए हैं। इसी तरह आप कभी डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, तो उसमें ओ ना लिख के ना आप ये वाला लगाते हैं, ये वाला आ लगाते हैं, तो ये कौन सा है, ये भी आगत है, जो कि इंग्लिश वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। तो ये आगत ध्वनि हम लोग समझ लिए। या घोष और अघोष, हम लोग बाह्य प्रयत्न में उसको पढ़े थे। तो घोष और अघोष क्या होता है, घोष का मतलब होता है ना, एक तरह का कंपन, आपके गले में ना ऐसे कंपन होगा, घोष का मतलब होता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं घोष और अघोष में। घोष में आपका आएगा जो आपका वर्ड का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा वर्ड मतलब जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होगा, ग घ ङ। इसी च वर्ग का ज झ ञ। इसी तरह आगे भी ऐसे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड। और आपका स्वर जो होते हैं उनको भी उच्चारण करते समय आपको क्या निकलेगा, ऐसे कंपन ऐसा महसूस होगा। और या र ला व अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनको भी बोलते वक्त आपको एक कंपन निकलता है। तो ये सब क्या आएंगे, आपके सघोष व्यंजन होंगे। और बाकी बचे अघोष व्यंजन, कौन कौन से बचे हैं, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या होंगे, अघोष व्यंजन। इसमें कोई कंपन नहीं है, ऐसे बोल देगा क ख, कोई कंपन नहीं होगा। तो पहला दूसरा वर्ड वर्ग का। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, स श श, ये कौन से होंगे, आपका अघोष व्यंजन। सघोष में आपको कौन कौन से वर्ड दिखाई देंगे, आपका
वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण और आपको सभी स्वर मिलेंगे और अंतस्थ व्यंजन मिलेंगे और एक ठो ह भी होता है। ह ऐसे बोलेंगे ना तो एक कंपन उसमें भी आता है। और अघोष में कौन सा होगा? अघोष में आपको मिलेगा कि वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, पहला दूसरा जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, ये सब वर्ण। और इसके अलावा आपको जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन का स, स, ये क्या है? अघोष व्यंजन है। इसके अलावा आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे। व्यंजन के अगर प्राण के हिसाब से अल्प प्राण और महाप्राण बताए थे ना, तो अल्प प्राण में क्या आता है कि आपका जो उच्चारण स्थान है ना, उसमें वायु ज़्यादा लगेगा। जैसे आप, या अगर इंग्लिश का स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे, तो जिसमें एक स्पेलिंग बनता है वो अल्प प्राण होगा, जिसमें एक से अधिक स्पेलिंग बनेगा तो वो महाप्राण होंगे। मतलब जिसमें यच ज़्यादा आ जाए, यच, तो वो। इसको छोड़ दो, इससे आसान भाषा में आप डायरेक्ट रट लो कि वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण और स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ये सब क्या होंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब कम वायु लेंगे। और महाप्राण में कौन सा होगा? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और आपका जो ऊष्म व्यंजन है स, 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 ह, तो ये क्या आएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिए कि जो र होता है ना, तो र जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है रेफ वाला र, रेफ वाले र को उड़ंतु र ही कहा जाता है। और एक होता है पदेन र। पदेन र मतलब पद के मतलब पैर के पास रहता है जो र। और एक होता है री की मात्रा है। इसमें आपसे ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पूछता है कि जो ये रेफ वाला र है ना, इसमें हमको बताओ कि इसमें मात्रा है कि नहीं, मात्रा के साथ है कि नहीं। तो ये रेफ वाला र ऊपर ऐसे लगता है, तो इसमें मात्रा उतना नहीं रहता है। कभी भी सम्मान लेना होता है ना, तो पैरों के पास रहा जाता है। पैरों पे पूजा लोग ऐसे करते हैं। सम्मान देने के लिए आप गटई नहीं पकड़ते हैं कोई, ठीक है, पैर छूते हैं सम्मान देने के लिए। तो वही है, ये ऊपर ऐसे लगता है तो इसमें मात्रा नहीं होता है। मेन बात ये पूछता है। इसीलिए पदेन जो होता है, पदेन मतलब कि पद के पास, पैर के पास रहेगा, तो इसमें इसका खुद का मात्रा होता है। और जो व्यंजन इससे जुड़ता है ना, उसके पास मात्रा नहीं होता, वो आधा हो जाता है। जैसे आप लोग लिखते हैं ट्रक, ठीक है, तो उसका खुद का ट का खुद का स्वर नहीं होता, वो र वाला स्वर होता है। इसी तरह आपको ये री की मात्रा दिखाई देगा, वो भी आपके से नीचे ही लगता है। तो नीचे लगता है मतलब कि ये तो खुद एकदम अपने आप में सर्व पूरा स्वर ही है। और जो व्यंजन लगेगा, जैसे कृपा लिख रहे हैं तो कृपा में आपको क्या लिखेंगे? ऐसे री की मात्रा ऐसे नीचे लगता है, का आधा रहता है, वहाँ का पूरा नहीं रहता है, कभी मत सोचना, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि हमको बताना कि स्वर की जो हमारा वर्णमाला शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो वर्णमाला शुरू, आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग सब जानते हैं आ ई ऐसे शुरू होता है। गलत बात। वर्णमाला हमेशा अनुस्वार से शुरू होता है। अनुस्वार मतलब अंग से शुरू करेंगे, फिर आ ई जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि हमको बताओ छ से छत्री वाला जो होता है वो उसका स्थान कहाँ पे होता है वर्णमाला में। अगर ग्रामेटिकली पूछे तो कहाँ बताएंगे? क के जस्ट बाद छ के एस एच होता है स्पेलिंग में। क के, क्योंकि क से मिलके ही बना है, तो क के जस्ट बाद फिर क वाला ही वर्ड आएगा, तो क वाला यही बनेगा छत्र। क के जस्ट बाद छत्र होता है। इसी तरह पूछेगा त्र का स्थान कहाँ होता है? ता से मिलके बना है ना, आधा ता है फिर पीछे रा है, तो आप ता के जस्ट बाद त्र रखेंगे, था नहीं रखेंगे, त्र रखेंगे। इसी तरह आपसे ज्ञा का पूछ लेगा, तो ज्ञा किससे बना है? जा और इया से, तो जा के जस्ट बाद ज्ञा रखा आएगा। इसी तरह स्र
पूछेगा स्र का स्थान कहाँ पे होता है, तो ये तालव्य श और र से मिलके बना है, तो तालव्य श के जस्ट बगल पीछे की तरफ ये इसका स्थान होगा। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है, हमको बोलो ना खड़ी पाई वाले कितने वर्ड होते हैं। खड़ी पाई मतलब जिस पे ऐसे खड़ी पाई लगा रहे, जैसे क लिखते हो ना, ये खड़ी पाई लगाते हो, तो ऐसे कुल 22 वर्ड होते हैं। और बिना खड़ी पाई वाले बता दो तो छ होता है ना, झ में खड़ी पाई नहीं होता, ट ठ ड ढ ये होता है ये, और र होता है, और ह होता है, और बस यही सब वर्ड होते हैं। कुछ स्पर्श संघर्षी व्यंजन के स्पर्श संघर्षी पूछ रहे हैं, मतलब स्पर्श भी करता है और संघर्ष मतलब थोड़ा ऊष्म भी होता है। तो वो ऐसे जो च छ ज झ होता है ना, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आपको कभी ऑप्शन में ऐसे दे दे कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा नहीं है, आपको दे दिया च छ ज और ञ, तो आप बोलेंगे यार ये पागल ओगल है क्या, ऐसे दे दिया, ये तो सारे हैं। लेकिन एक बात हम बता दिए, ञ नहीं है जो पीछे दिया है, तो आपको यही वाला ऑप्शन मानना है। बस 4 वर्ड हम बोले हैं, च छ ज झ, यही स्पर्श संघर्षी हैं।